हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनामिका श्रीवास्तव है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके आगे की जो भी सीरीज हम लेके आए थे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सिलेबस डिकोडिंग की, तो आज मैं आप सबके लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 का कंबाइंड वीडियो लेके आई हूँ। क्योंकि इन दोनों पोर्शंस में ऐसा कुछ बताने को था नहीं ऐसा। कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या जो पूछे गए हैं, बाकी इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो आप कोशिश करिए कि इसको ऑल ओवर सारा कुछ पढ़ के जाइए, और जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो मैंने सर्च आउट कर लिया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट 3 की, जो कि मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो अनसीन पैसेज वाला पोर्शन है आपका, ये पहला टॉपिक जो दिया हुआ है, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो ये टोटल 12 नंबर के आने हैं। और आप इसको देखिए तो आप देखेंगे कि इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी आंसर होते हैं वो लाइन वाइज दिए हुए होते हैं। उसको जो अपठित गद्यांश आपके पास आता है, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। तो इस पोर्शन में से 12 नंबर तो आपकी ये सेफ ही है। ठीक है, ये कहीं भी नहीं जाएंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये 12 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। विकास की अवधारणाएं एवं उनकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालिक सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार। ठीक है, तो इस टॉपिक्स में से मैं कहूँगी कि जो 5 ईयर प्लान जो आए थे, आप उसको ज़रूर करके जाइए अच्छे से कि किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। ठीक है, आपको ना 5 ईयर प्लान का जो टॉपिक रहेगा उसमें एक बेसिक समझ विकसित करनी होगी। आप सबसे पहले तो ये समझ विकसित करिए कि किस 5 ईयर प्लान की अवधि क्या थी। ठीक है, पहला कब आया था, जैसे 51 से लेके शुरू हुआ तो वो कब तक चला, फिर सेकंड कब तक आया, और जो बीच में गैप हुए। ठीक है, जो बीच में जो रोलिंग प्लान आए। ठीक है, जो छोटे शॉर्ट टर्म जब 1-1 साल की योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, जब भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, उस टाइम पे आप देखेंगे कि 2-3 साल के 1-1 साल के प्लान्स लेके आए, उनको अपन ने 5 ईयर प्लान थोड़ा सा छोटा हो गया और बाकी 2-3 साल की योजनाएं हम लेके आए। ठीक है, फिर अनवरत योजना 20 के बीच में ही आई थी, तो उसका ड्यूरेशन क्या था, आप ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। किस 5 ईयर प्लान में मॉडल क्या दिया हुआ था, उस टाइम पे पीएम कौन थे, उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। अगर आप याद कर पाएँ तो ये वेल एंड गुड रहेगा। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक में आपको ये याद रखना है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें उस ड्यूरेशन में हुई हैं। ठीक है, जैसे पहले 5 ईयर प्लान में हमने किस पे ज़्यादा फोकस किया है, फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने किस चीज़ पे फोकस किया है। ठीक है, उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें बनी हैं, है ना, जैसे कि बार्क हुआ, डीआरडीओ हुआ, ये सब जो इनका जो भी सन रहेगा इस्टेब्लिशमेंट वाला, वो आप एक बार ही अपने 5 ईयर प्लान से को रिलेट करके देखिए कि किस ड्यूरेशन में क्या हुआ है। ठीक है, हरित क्रांति किस 5 ईयर प्लान में लाई गई थी, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हो रही हैं, तो उनको आपको विशेष फोकस पे रखना है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको श्योर करना होगा। ठीक है, फिर तीसरा जो टॉपिक आता है वो है नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये अपना डेली बेसिस पे जो भी हम देखते हैं, जो भी प्रैक्टिकली हो रहा है, व्यवहारिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, फिर भी आप इसमें देख लीजिए कि औपचारिक संगठन क्या होते हैं, अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, पोस्ट कॉर्प थ्योरी जो थी वो किसने दी। ठीक है, और मैनेजमेंट बाय ऑक्यूपेशन क्या होता है, मैनेजमेंट बाय मैन क्या होता है, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ना, ये आप देख लीजिएगा एक बारी कि किसने क्या किया है। पोस्ट कॉर्प जो थ्योरी थी उसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए कि प्लानिंग है उसमें। ठीक है, जो जो भी चीज़ें उसमें हैं वो सब आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद से अगला जो अपना आता है वो आता है संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। ठीक है, तो इसमें आपको कम्युनिकेशन जो है, जो आपने शायद कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, वही स्पेशली पढ़ना है कि क्या होता है कम्युनिकेशन। उसमें एक माध्यम होता है, एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है, सेंडर रिसीवर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इंक्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें से देखने को मिलेंगी। तो ये टॉपिक भी आप इसको रीड भी कर लेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। तो मैं कहूँगी कि ये सारे टॉपिक कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ पाएँ। आपको हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, आपको हर चीज़ को अच्छे से करना है। ठीक है,
अब आखिरी टॉपिक पे हम आते हैं, जो है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जनभागीदारी और सामुदायिक मोबिलाइजेशन। ठीक है, ये भी वही टॉपिक है जो आप अपने आसपास देखते हुए, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा बताने को नहीं बता पा रही हूँ मैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट हो। हर टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो आपकी समझ इसमें विकसित हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में या पिछले प्रीवियस ईयर में, तो वो आपकी समझ पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी बुक को रट लेंगे और उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप इसी तरीके से करिए, मैं कहूँगी। और 12 नंबर इसके ये अपठित गद्यांश के तो आपके श्योर हो ही रहे हैं, और बाकी आप इसमें से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 4 पे, जो सीडीपी है। सीडीपी वाला एक जो पोर्शन है वो अपने आप में ही बड़ा पोर्शन है, क्योंकि जो टीचिंग वाले एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स में सीडीपी पूछा जाता है। इवन जो सेंट्रल स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, या जो लोग ये टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं, सब में उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसको उतनी डिटेल में पढ़ पाए। तो आप कोई भी एक बुक लीजिए। सीडीपी में मोस्टली जो भी टॉपिक होंगे अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बता देती हूँ कि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो किसी जो भी उससे रिलेटेड साइंटिस्ट थे, या जिसने भी उससे रिलेटेड कुछ अपनी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं, तो उनकी जो थ्योरी होती है वही पूछी जाती है। कभी कभी वो सीधे तरीके से पूछ लेते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन को मोल्ड करके भी पूछ लेते हैं कि क्या किसने कहा है, या जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो किसके अनुसार ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सीडीपी में आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। और मैं कहूँगी तो आप तो सीडीपी का ऐसा करिए कि एक पेज लीजिए और एक साइंटिस्ट का नाम एक साइड लिखिए, और उनका जो सिद्धांत है वो एक साइड लिखिए, और उसके बेसिक को एक बार समझ लीजिए कि क्या है, और बार बार उसको रिवीजन करिए, क्योंकि इतने सारे साइंटिस्ट हैं ना, आप उसको ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। आपको इसमें स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बार बार उसको रिवीजन करेंगे ना, जैसे आप आईसीएमआर रिपोर्ट को रिवीजन करते होंगे, उसी तरीके से आपको सीडीपी में भी रिवीजन करना है, तब जाके कहीं आप उनको याद कर पाएंगे या रिलेट कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन आएगा उससे। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं, सीडीपी वाले पे। मैं अच्छे से उसको आपको बता देती हूँ कि क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका सीडीपी में, वो है बाल विकास का परिचय। इसके जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बुनियादी अवधारणाएं, बुद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में आप अंदर जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अवस्थाएं होती हैं एक बालक की, जैसे शैशव अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, फिर वो मैच्योर होता है, एडल्ट होता है, तो वो सारी जो अवस्थाएं होती हैं उसका अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ड्यूरेशन दिया हुआ है। किसी ने 0 से 2 साल, किसी ने 3 साल तक, किसी ने, ठीक है, उसको अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो ये आपको देख लेना है। एक जो मेन साइंटिस्ट आपको मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग क्या था वो आपको ध्यान में रखना है, सारा कुछ आपको याद नहीं करना है। ठीक है, और फिर विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे होते हैं, क्या कारक इनको प्रभावित करते हैं। जैसे आपको कोई भी किसी भी चीज़ को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो उसमें से कोई 3 ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, वो आपको दे दिए जाएंगे, और एक जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको इसको एलिमिनेट करके ही आपको इसको डील करना है कि ये चीज़ आपको बुद्धि को प्रभावित नहीं कर रही है या विकास को प्रभावित नहीं कर रही है, तो ये नहीं हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं। और फिर उसके बाद से जो आता है कि जो बालक हैं वो किस उम्र में क्या चीज़ें करते हैं, या किस उम्र में उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ लेनी है। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही है कि किस उम्र में बालक क्या करेगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर किसी ने कुछ इसको स्पेसिफाई किया होगा तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। फिर हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, शाला पूर्व शिक्षा परिचय। शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ एवं स्तर, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको अभिप्रेरणा वाला जो टॉपिक है, इसमें अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वो अच्छे से कर लीजिएगा कि अभिप्रेरणा वाला जो मॉडल है उसमें किस स्तर पर क्या आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, इससे भी क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा।
और इसके बाद से जो भी है सृजनात्मक बच्चा कैसा होता है या कौन सी एक्टिविटी कोई बच्चा कर रहा है तो उसको अपन उसकी सृजनशीलता का मापन करेंगे उससे, ठीक है। ये चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। भाषा, ये भाषा पूर्व शिक्षा अवधारणा, इसमें ये देखने को मिला है कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बोलना सीखता है, कुकिंग करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद से बच्चा नन्हा साइंटिस्ट वाली जो अवधारणा थी, किसी साइंटिस्ट ने दी थी आई थिंक, वाइगोत्स्की, पियाजे, ठीक है, ये कोलवर्ग, इनके जो भी सिद्धांत हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। जो भी इन्होंने बच्चे के बारे में बोला है, जो भी अवधारणाएं इन्होंने दी हैं उसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। ये तीनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके लिए। और इसके बाद से मोटर स्किल्स क्या होती हैं, बच्चे का विकास कैसे होता है, मतलब एक आप देखेंगे कि सेंटर से बाहर की तरफ होता है, फिर एक एक्सियल तरीके से होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी, आप इसको अच्छे से करिए। और इसके बाद हम तीसरी टॉपिक पे आते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इनकी पहचान कैसे की जाए, इनको सुविधाएं क्या दी जाएं, संस्थाएं कौन सी हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं, और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्या है, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए उनकी पहचान हम कैसे करें, जैसे जैसे आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, ठीक है। तो उसमें जो वो बच्चा होता है, ठीक है, वो औरों से अलग होता है, लेकिन आमिर खान जो टीचर रहते हैं वो उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें इस टॉपिक में दी हुई हैं। इसको आप अगर उस मूवी से रिलेटेड करेंगे तो आप पहचान पाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ बीमारियां भी होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके की 2-3 बीमारियां होती हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, बाल देखभाल एवं संरक्षण। बच्चे की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, निःशक्त एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ठीक है। ये एकीकृत बाल सुरक्षा योजना जो आपको स्पेशली मेंशन की हुई है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसके बाद से एड्स वाला टॉपिक इसमें दिया हुआ है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि एड्स वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में भी स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो एनजीओ की भी बात की गई है, गैर संस्थागत देखभाल, ठीक है, जो होती है वो एनजीओ के माध्यम से होती है। तो आपको बच्चों से रिलेटेड जो भी एनजीओ होते हैं, जैसे एक वो क्राई है, चिल्ड्रन रिलीफ एंड यू, ठीक है, और एक वो अपना कैलाश सत्यार्थी जो हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने भी बच्चों के लिए जो भी काम किए हैं, मुझे उनके एनजीओ का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी जो बच्चों के लिए काम किया, आप उसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। उनका एक एनजीओ भी है और वो बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी एनजीओ आपको ऐसा लगते हैं कि जो बच्चों से रिलेटेड हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आपको एक लिस्टिंग मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप ये देख लीजिएगा कि क्या क्या है, क्योंकि एनजीओ का भी आ सकता है कि ये कहाँ है, किस क्षेत्र में काम कर रहा है, बच्चों के लिए कब कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या इसके स्पेसिफिक काम है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम डिकोड कर पाए, लेकिन जो भी इसमें है वो मैं कहूँगी इतना टफ नहीं है। आप एक बार अगर रीडिंग कर लेंगे तो आराम से आप 2-2 दिन में इन दोनों टॉपिक्स को फिनिश कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे लीजिएगा, और बाकी आप एक रीडिंग लगा लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो सब करना है। नेतृत्व वाला जो टॉपिक है उसमें तो आपको खुद को लीडर ही मान लीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे सारा संगठन चलता है, ठीक है। थ्योरीज आप देख लीजिएगा उसमें कि किसने क्या थ्योरी दी हैं, पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। एमबीए वाली एक थ्योरी होगी वो भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको कुछ साइंटिफिक वे में करना है। आप खाली रीड आउट करिए और आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे मैं कहूँगी, ठीक है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन एक नई दिशा में लेके जाइए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का जो भी अपना टॉपिक था इसको विराम देती हूँ। आपको अगर मेरा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड डे।